हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का क्लास 9 का यह 5वां अध्याय, अंतिम अध्याय है आपका लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें हम जो है आप जानते भी होंगे मौलिक अधिकार के बारे में, और हम उन सारे अधिकारों के मौलिक अधिकार में जो भी अधिकार आते हैं, आपका जो अधिकार होता है मानवाधिकार के लिए आपको जो अधिकार दिए जाते हैं, उन सारी अधिकारों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आपके अधिकार का संरक्षण कौन करता है और कैसे उसका जो है अनुपालन किया जाता है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया भूमिका। भूमिका में है कि पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है, और ये जो अध्याय है, अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार क्या निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने क्या देखा, तो हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती है। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। किसका? तो अधिकार का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए ज़रूरी है। और आगे है कि बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह ज़रूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। क्या शासकों को ये भी जानना चाहिए क्या है, तो लक्ष्मण रेखा का वो भी उल्लंघन नहीं करेंगे। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे, और अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ परिघटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, हमको अधिकार क्यों चाहिए और अधिकार का मतलब क्या है, हमको क्यों ज़रूरी है। इन सारे बारे में जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। पिछले अध्यायों की तरह हम जो है पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी, और हम जो है देखेंगे पहले सामान्य बात होगी और उसके बाद भारत पर होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है, और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो चलिए अब हम देखेंगे कैसे। शुरू करते हैं कि लिखा गया है कि अधिकारों के बिना जीवन। पहला है, अधिकार के बिना जीवन आपका किस प्रकार से है। आपको अगर अधिकार नहीं है किसी भी चीज़ का, अधिकार के बिना जीवन किस प्रकार से आप जी रहे हैं, इन सारी बातों को हम इस जो है पॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए इस किताब में हमने अधिकारों पर चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने सबसे पहले सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दी गई खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो भी अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए लोकतंत्र की परिभाषा में आप अधिकार के बारे में पढ़े हैं कि क्या है। लोकतंत्र में आप सभी मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, ये क्या है, लोगों का शासन। और दूसरा है कि हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें भारत का जो भी नागरिक है उसका मानवाधिकार, उसका जो है स्वतंत्रता, उसका जो है मौलिक अधिकार जो है उसमें स्वतंत्रता है, समानता है, शैक्षणिक योग्यता है, सांस्कृतिक है, ये इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा है कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को क्या है, मत देने का अधिकार है, एक समान वोट होगा और जो है अधिकार उनको प्राप्त है। और अगर कोई चौथा है, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ
जो है डैश जाने का अधिकार है तो कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं और जो है वो अपने जो भी उनको परेशानी है इन सारी बातों को वो वहाँ पर रख कर अपने अधिकार का जो है किस प्रकार से हम उनको ये चीज़ जो उनको लग रहा है कि हमको ये नहीं मिल रहा है तो वो एक याचिका डालकर वो उसमें कानूनन रूप से वो लड़ाई लड़ सकते हैं और जो है उनकी अगर सही बात होगी तो वो जीतेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बातें हैं, यहाँ पर देखेंगे जो प्रिय श्री टोनी ब्लेयर। देखिए टोनी ब्लेयर को लिखा गया है, राष्ट्रपति थे और अमेरिका के, तो उनके नाम पर ये पत्र है। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल पर जवाब देंगे। मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं, वे दूर दराज के गुआंतानामो बे में क्यों रखे गए हैं। कहाँ है? गुआंतानामो बे जेल है, वहाँ पे उनके पिता को रखा गया है। मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं पर मैंने मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ईद मनाई है बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। ये अनस जलीम अल बन्ना है, उम्र 9 साल। ये 7/12/2015 का ये 2005 का लिखा गया पत्र है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हीं के बारे में पत्र के जो है उसके बारे में यहाँ पर है। ये कहाँ का जेल है तो ये है गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिका फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिका नौसेना का कब्जा है और अमेरिका सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों में इसका संबंध है। न्यूयॉर्क में कब हमला हुआ तो 11 सितंबर 2001 में, 11/9 भी बोलते हैं, 11/9/2001। और अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्होंने केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और जहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि जो है कौन फैसला करता है तो अमेरिका सेना जो है फैसला करता है। उन्होंने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को अधिकाधिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी
इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो वे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्र सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। ये देख लिए कि किस प्रकार से मानवाधिकारों का यहाँ पर क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा है और निर्दोष व्यक्तियों को भी जेल में डाला गया है। और यहाँ पर है, अब है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का एक उदाहरण जो है एक बात जैसा है, क्योंकि उनमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करेंगे। देखिए, देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की भूमिका नहीं होती। यहाँ पर जो है एक वंश का शासन चल रहा है सऊदी अरब में। यहाँ पर लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है, उसको बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। शाह जो है चुनाव करता है, कार्यपालिका कैसा होगा, विधायिका कैसा होगा। जजों की नियुक्ति भी शाह करता है और वे उनके फैसलों को पलट भी सकता है। शाह क्या करेगा, जज की नियुक्ति जो है करेगा और जो फैसला अगर होगा कुछ तो उसकी फैसले को भी वह पलट देगा। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। वहाँ पर ना राजनीतिक दल बनता है ना संगठन। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ भी कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। सऊदी अरब में ये सारे क्या हैं, रोक हैं। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियाँ जो है लगे हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां पर ऐसी स्थिति मौजूद है। अब देखिए कोसोवो में जातीय नरसंहार। अगर जो है आप यह सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाले शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत है। क्या है, एक प्रांत है कोसोवो, जो अब टूट गया है, टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। बहुत ज़्यादा लोग थे, वो क्या थे, बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब जो लोग हैं का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार करें। यहाँ पर देखिए, अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में मिलोसेविक ने जो कुछ किया, क्या उसका समर्थन करते? सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी योजना क्या सर्ब लोगों के वास्तविक हित में थी? नहीं, वास्तविक हित में उनकी नहीं थी। हम उनका क्या करते, विरोध करते। अब आगे है कि कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय वतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां लगा दी और उनके पति के छाती में 3 गोली मार दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी
से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके पति को मारा गया और वह घर में आग लगा देता है। वह बरसात में बेघर होकर घर जो है सड़क पर खड़ी थी। बरसात में बेघर बारिश हो रही है और खड़ी हो कहाँ पर है, सड़क पर। उनके पास ना मकान था, ना पति, ना शहरी पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक जो है यहाँ पर सच्चाई जो है में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उसमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर करने के लिए भी कहता है कि कोसोवो की बतीसा की तरफ से 1984 में सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजरात दंगों में ऐसी ही स्थिति देखने को जो है स्थिति झेलने वाली किसी महिला के नाम यहाँ पर पत्र लिखने के लिए कहता है। और सऊदी अरब में जो महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या पहुँचे कहाँ तक, तो अधिकार विहीन जीवन में इन तीनों मसलों में मिलते जुलते उदाहरण भारत से भी दें। ये उदाहरण निम्नलिखित भी हो सकते हैं। देखिए पहला, पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें और पुलिस हिरासत में जो है हिंसा की अखबारी खबरें। भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने वाली खबर ये नहीं मिलती है, भारत में आपको नहीं देखने को मिलती है। हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा ये होते हैं। महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार खबरें ये भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर इन मामलों में से भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएंगे और यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक से उसी तरह का भारतीय उदाहरण दें। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन है वहाँ पर किस प्रकार का अधिकार है और किस प्रकार से आप वहाँ पर अपने जीवन यापन करते हैं। देखिए लिखा गया है कि हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन पर जो है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए और गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते। अगर आपके साथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के क्या उपयुक्त घटना जो है नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जो है ये सारी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कानून, इसके लिए आप ऐसा कानून बनाएंगे जो कि सभी को उससे बांध सके, उससे जो है सभी को एक व्यवस्थित ढंग से चलने की बाध्यता को वहाँ पर स्वीकृत करने के लिए बाध्य कर सके। ये सारे जो हैं घटनाओं को रोकने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये हम आगे बढ़ेंगे ताकि देखेंगे कि क्या जीवन में आप जो करना चाह रहे हैं, जो जीवन में कि आपकी स्वतंत्रता को, आपकी मानवाधिकार के उल्लंघन को ठेस पहुंचा रहा है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर जो है सजोएंगे, देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे कि आखिरकार इन सारी दंगों को जो आपका सिख विरोधी दंगा हो या गुजरात का दंगा हो या जो है सऊदी अरब में औरतों का हो, इन सारे जो हैं विचारों को एक जो है
इन सारे सारे क्या हैं, सारे विचार हैं। इन सारे विचारों को हम क्या करेंगे, एक सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, एक सुविचार हम व्यवस्थित ढंग से सुविचार करेंगे और हम सारे जनताओं को, हम जो है जो भी हमारे देश में हैं उन सारे लोगों को एक नया और एक जो है सुव्यवस्थित तरीका अपनाने की राह में उसको जागृत करेंगे ताकि कोई भी दंगा ऐसे ना हो। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे कि लिखा गया है कि शायद आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहोगे जिससे लोगों की सुरक्षा, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि जिससे लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर ज़रूर हो। जैसे आप यह चाहेंगे कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें उनको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ जो है हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकारों के बीच की जो है भावना क्या होनी चाहिए, यही भावना होनी चाहिए। अब देखेंगे अधिकार क्या है। तो अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। क्या है अधिकार, मतलब अपने लोगों से, अपने समाज से, अपनी सरकार से दावा है। हम खुद जो है हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार जो है तभी संभव है जब जो है आपका आपने अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। यही क्या है, दूसरों के समान रूप से लागू होना चाहिए। आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप जो है इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की किसी से टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। यूगोस्लाविया के सर्व लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वो तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह जो है अधिकार हमें नहीं प्राप्त होता है, हमें अधिकार वो नहीं मिलता है, वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। उसे जो है उस पूरे समाज की से स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हम स्वीकृति लेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, ये सही है और सभी के लिए बराबर है। देखिए, हम समाज में अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। हमारा जो समाज कुछ कायदे कानून बनाता है, ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। सभी के लिए वो समान है, सभी का जो है अधिकार है वो समाज बनाता है, तो वही सभी के लिए होता है। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। और 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। जो है आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना भी अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तब
तब ये समाज में क्या होता है, असली ताकत है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ग्वांतानामो वे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ जो है नैतिक अधिकार है, पर वो इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उसे लागू किया जा सकता है, फिर जो है हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। कानून अगर मान्यता देता है तब। अब देखिए आगे है कि अगर नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इसका जो है उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे जो है अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। यहाँ पर जो है कानून का जो है उल्लंघन हो रहा है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नागरिक का जो बात है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो क्या है, इन सारे उल्लंघनों को हम क्या बोलते हैं, अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उनमें जो है 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम किसी को अधिकार बोल रहे हैं तो 3 बुनियादी चीज़ आप रखेंगे। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलनी होती है। यहाँ पर मिली होती है, अधिकार जो है तार्किक दावा है, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों से मान्यता मिली होती है। अब देखेंगे तो लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, क्या जो है हमको लोकतंत्र में अधिकार की क्या ज़रूरत है। अगर हमको कोई भी चीज़ देखिए कानूनन रूप से सही नहीं है तो यहाँ पर क्या करता है, उसको सजा देता है, और कानूनी रूप से सही है तो उसको छूट भी मिलती है। देखिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना क्या है, जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव में इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये जो है इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार जो है स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो इस स्थिति जो है तो स्थिति क्या होगी, बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों के प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार भी उल्लंघन ना कर सके, सरकार भी उसका चाह कर भी उल्लंघन ना करे। ऐसे जो है अधिकारों का जो है उससे भी ऊंचा दर्जा है। और अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज है। संविधान में क्या है, जो अधिकार आपको दिए जाएंगे वो संविधान में लिखित हैं। देखिए भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है और क्या अधिकार जो है आप मानते हैं और किन अधिकारों से आपका जीवन जो है चलता है, और आप जीवन के जो भी पहलू हैं किस किस अधिकार से आप निर्वाह करते हैं, इन सारे बातों को संविधान में लिखा गया है। देखिए विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी है उसको आप बोलते हैं, विशेष रूप से उसको आप दर्जा देते हैं। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है। आप विशेष रूप से आप अपने जीवन को बुनियादी ढंग से जीना चाहते हैं, आपको वो जो है सभी के लिए वो मान्य है, सभी का जो है वो अधिकार है। यही क्या है, मौलिक अधिकार है।
अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। सभी को समानता, सभी के लिए स्वतंत्रता, सभी के लिए न्याय, ये सारी बातें प्रस्तावना में कही गई है। मौलिक अधिकार जो हैं इन वादों को व्यवहारिक रूप देते हैं। और मौलिक अधिकार क्या करता है, जो बातें प्रस्तावना में दी गई है उसको एक व्यवहारिक रूप देता है। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा जो है संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा संविधान जो है कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो कितने हैं, तो 6 हैं। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है, आइए एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं। हम 6 अधिकारों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके जो हैं क्या क्या मतलब होते हैं और किन किन बातों का जो है अधिकार, किन किन बातों पर हमको ध्यान देना ज़रूरी है और इन सारे अधिकारों को किस तरह से ज़मीनी स्तर पर उतारा जाता है, हम उन सारी बातें को देखेंगे। देखिए, पहला है यहाँ पर समानता का अधिकार। हमारा संविधान जो है कहता है कि सरकार भारत में किसी को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। सभी को क्या चाहिए, समानता चाहिए। सभी के बारे में यहाँ पर कानून के संरक्षण हो या कोई भी व्यक्ति भारत सरकार में कार्यरत हो या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो सारे व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलता है और इसको वंचित आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे हो जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कानून का राज भी बोलते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है और यहाँ पर कानून का राज क्या है, लोकतंत्र का बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक कोई भी अंतर नहीं, किसी का भी अंतर, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं किया जा सकता। कानून क्या है, सभी के लिए बराबर है, चाहे वो राजनेता हो, सरकारी अधिकारी हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, उनके लिए भी। देखिए, प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया। आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इरफान खान को पकड़कर जेल में रखा जा रहा है। उन पर जो है उन पर भी धोखाधड़ी और जो है बहुत सारे केस उन पर डाले जा रहे हैं। ये उन्हीं के उदाहरण हैं। यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री हो या निचला व्यक्ति हो, कानून के अधिकार में सभी बराबर होते हैं। लेकिन जब एक मामला चला, उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। सभी जो हैं जैसे आम नागरिक करते हैं उस प्रकार से उनको करना पड़ा। ये बुनियादी स्थिति को संविधान के समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करने और स्पष्ट करके साफ किया है। सरकार किसी से भी उनके उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से भी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले जो है हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से क्या करता है, रोका जाता है। आप तो ये सब जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो जातिगत व्यवस्था वाले समाज में इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने से क्या होता है, रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्त या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए
अवसर की समानता है। अवसर की समानता है। उपरोक्त आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर आपने इन सारी समानताओं के बारे में पढ़ा। कोई भी जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, सभी के समान अधिकार हैं। यहाँ पर पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के लिए खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी को इसकी जो है उसकी ज़रूरत पर का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर जो है करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है इसी बात को साफ करने के लिए कि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपने इन सारी बातों को पढ़ा। ये हम पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद हम ऊपर के बातों को हम पढ़ेंगे। किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक जो है बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, उन पर सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है। जिसमें कि खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान के छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अब देखेंगे ऊपर में हमने जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा और पहला अभी आपने पढ़ा समानता का अधिकार। 6 अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ जो है खिलाफ अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इन्हीं पर जो है आपके जो है इनको आत्मा कहा गया है। अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार का नाम आप एक बार पुनः याद रखेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार आपसे बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हर आदमी जानना चाहता है कि अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकीलों की मदद कर ले सकता है कि फिर कानून के समक्ष समानता की बात क्या महत्व रह जाता है। यहाँ पर देखिए अमीर आदमी जो है वह कानून में अच्छे वकीलों की मदद ले सकता है। यहाँ पर समानता के अधिकार को थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति गरीब है तो उसको कोई अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्योंकि उनको ज़्यादा खर्च लगेगा। वो हाई कोर्ट में ही जो है पिसाते रहता है, आते जाते रहता है। हाई कोर्ट तो बहुत हो गया, सिविल कोर्ट में ही वो आते जाता रहता है। यहाँ पर जो है वह गरीब आदमी है, वहाँ पर उसको उस प्रकार से अगर वो कोर्ट में गया तो उसको समय दर समय कितना साल बीत जाता है ये नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अधिकार और है, अगर वह व्यक्ति किसी जो है मतलब क्या जो उसका परिवार का व्यक्ति उसको नहीं है, उसके पास नहीं है, तो सरकार उसका केस लड़ती है। तो यहाँ तक वो सरकार केस लड़ती है तो वो क्या करता है, तो यहाँ पर उसको छूट मिलता है और जल्द ही केस का निपटारा हो जाता है। लेकिन वह खुद लड़ेगा तो वो क्या होगा, बहुत दिनों तक चलता है। वो गरीब आदमी जो है कानून के समक्ष क्या होता है, तुच्छ हो जाता है, छोटा दिखता है और वह अपने अधिकारों का यहाँ पर जो है सही तरह से उपयोग नहीं इसका हो पाता है। अमीर आदमी देखेंगे तो बड़े बड़े वकीलों का यहाँ पर जो है उपयोग करते हैं, बड़े बड़े वकील उनके लिए लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, छुआछूत के अनेक रूप।
1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर पहला कि चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। दूसरा, हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दुल्हों को बारात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनको पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। सभी काम जो हैं ये सभी काम छुआछूत के परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप जो है अपने इलाका में कुछ ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, सोच सकते हैं? ये बात जो है बता रहा है। यहाँ देखिए, खुद करने के लिए कहता है किसी भी स्कूल के खेल के मैदान में आप स्टेडियम में जाकर 400 मीटर की दौड़ वाली पट्टी पर गौर करेंगे और बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ी को अंदर वाली लेन के खिलाड़ी से आगे के स्थान से दौड़ शुरू करने क्यों दिया जाता है? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर से दौड़ प्रारंभ करें तो क्या होगा, और इन दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले समान बनाती है? नौकरियों में प्रतिद्वंद्विता के मामले में इसी चीज़ को लागू कीजिए और किसी सार्वजनिक इमारत में गौर कीजिए कि वहाँ पर क्या विकलांगों के आने जाने के लिए अलग विशेष व्यवस्था है। विकलांगों लोग के लिए जो है जगह उपयोग किसी तरह का जो है, कोई व्यक्ति विकलांग है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या विशेष इंतजाम है या नहीं है, और उन पर क्या जो है खर्चा किया जा रहा है, क्या विशेष इंतजाम के साथ उनका जो है काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते हैं, क्या ये सारे बात को आप वहाँ पर देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। हमने समानता का अधिकार को पढ़ा, अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है कि स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना। क्या है? स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये क्या है? बाधा नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। यहाँ पर क्या है? व्यवहारिक रूप से ना आप किसी के रूप में दखल दे सकते, ना वो व्यक्ति होगा, ना सरकार होगी, कोई भी यहाँ पर दखल नहीं दे सकता है। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे इसे ऐसे करो वैसे करो। इसीलिए जो है भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए क्या क्या स्वतंत्रता है भारतीय नागरिकों को। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। बहुत ही बार इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, नागरिकों की स्वतंत्रता के बारे में आपका राय क्या है? इन सारी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। आपका ये अभिव्यक्ति है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति है। आप अपने शांति ढंग से आप कहीं जमा हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, देश के कोई भी भाग में रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से काम धंधा चुन सकते हैं, अपना पेशा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये सारे एक ढंग से आप याद रख सकते हैं। पहला आपको हम बोलने से शुरू, पहले देखिए आप बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप जमा हो सकते हैं। संगठन देखिए, ऐसे याद रखिए इसको। पहला बोल लिए, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की अभिव्यक्ति मतलब आप बोलने की आज़ादी है, आप स्वतंत्रता है। आप जब जमा हो रहे हैं तो शांतिपूर्ण से आप जमा होइए, खिस्सा करिए, बातचीत करिए, और ये जब बातचीत होंगे तो एक संगठन बनेगा। जब ये क्या होगा? संगठन बनेगा।
संघ बनेगा, मतलब एक साथ लोग, मतलब संगठन, मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जमाव रहा। यहाँ पर उन सारे लोगों का जमाव रहा, 3 हो गया। अब देश में देखिए, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब देश में कहीं भी आप अपना संगठन बना सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। चौथा हो गया, और पाँचवा है, देश में किसी भाग में आप रह सकते हैं, स्वतंत्रता ये आपके लिए है। रहने बसने, आप वहाँ पर आपका मन है वहीं पर जाकर रह लें तो रहें, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। अब आप वहाँ पर रह लिए, अब आपको है जो यहाँ पर कुछ काम धंधा कर लें, ये भी आपको स्वतंत्रता देती है। ये भी क्या है, सारे स्वतंत्रता है। ये 6 के 6 जो हैं पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 6 स्वतंत्रता: व्यक्ति की शांतिपूर्ण ढंग से जमा, संगठन और संघ बनाने, देश में कहीं आने जाने, देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी काम धंधा आप कर सकते हैं, चुनने की ये आपको आज़ादी है, पेशा आप कोई भी काम जो है कर सकते हैं, ये सारे हैं। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाह रहा है तो आप कहेंगे नहीं नहीं, उसको वहाँ पर नहीं हम जाने देंगे, ये उसका स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप जो है वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने या लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगा सकती है। अगर आप कुछ ऐसे काम कर देते हैं तो ये स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्रता जो आपको मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये उस पर जो है पाबंदियां भी लगाने के लिए कानून सरकार बनाती है। देखिए क्या है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी। पहला तो हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब पर भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं, करने की जो है स्वतंत्र हैं। आप अपने विचार को पर्चा छपवाकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति के किसी कहीं समुदाय को व्यक्ति समुदाय का वहाँ पर आप हिंसा इन सारी बातों को करते हुए नहीं भड़का सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाले बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई प्रतिष्ठा गिराने की बात हो या उसको प्रचारित झूठी बातों को प्रचारित करने की बात हो, ये सारी अधिकार आपके पास नहीं है। देखिए, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने आदि का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक और अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं।
अब आगे है कि किसी भी नागरिक को देश के किसी हिस्से में जाने का अधिकार होता है। देखिए, तीसरा आपका है तो हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ जो है उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गाँव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें, वह काम करें, मतलब यह आदेश नहीं देगा। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है, और पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहे। ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन अगर कर रहे हैं तो होगा। हमारी मांगे पूरी करो, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सभा जो है यह आंदोलन कर रहा है, जो हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारी मांग जो है ये इस प्रकार से है और शांतिपूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। देखिए आगे है कि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता की से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका जो है मतलब यह है कि जब एक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन्हें जो है उस नियम का पालन करना पड़ता है। देखिए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। कोई भी अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसके कारण को बताना ज़रूरी है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। ऐसे व्यक्ति को वकील के विचार विमर्श करने और उसके बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है, और ऐसे व्यक्ति को विचार विमर्श करने और वकील रखने का अधिकार है। ठीक, अब आइए एक बार जो है फिर हम गुआंतानामो जेल के गुआंतानामो बे और कोसावो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं लोहार को दिखाया गया है किस प्रकार से औरत लोहार के काम में क्या करती है, सहायता कर रही है। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण, क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? अगर हाँ, तो प्रत्येक में संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? देखिए, भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को एक आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इसमें जो है मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ये क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार में आपको नहीं दिया गया कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, ये उल्लंघन नहीं है। देखिए आगे है कि हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार ने सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। देखिए, किताब कुछ जो है लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिल्म जो है अक्सर लोग किसी ना किसी माध्यम से देख लेते हैं और यह जो है ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव करती है, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचती है। इसीलिए देखिए, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्थाओं अगर कर रही है तो क्या होगा, इससे लोगों के जो हैं अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की कुछ जो हैं पाबंदियां लगाई जा रही है। आगे
नगर प्रशासन के माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। ये क्या है? ये गलत है। अब हम पढ़ेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार। ये तीसरा अधिकार आप पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता समानता पढ़ लिए। अब शोषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद जो है स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि उनको जो है हो कि कोई उनका शोषण ना करे। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान के खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया गया और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया। देखिए, पहला क्या है बुराई? तो संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यवहार का निषेध क्या करता है? संविधान जो है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार जो मनुष्य जाति का अगर व्यापार कर रहे हैं, अवैध व्यापार हो रहा है तो उसको जो है निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा है, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने का निषेध करता है। किसी को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, बेगार नहीं करा सकते हैं। पहला जो है अवैध व्यापार नहीं कराएंगे, दूसरा जबरन काम नहीं करवाएंगे और बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं और इसको जीवन भर अगर कर रहा है तो उसको हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा जो है संविधान हमारा कहता है कि संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। पहला देखेंगे तो यहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया। पहला आपका हो गया देह व्यापार, दूसरा हो गया जबरन काम नहीं बेगार नहीं करवा सकते, तीसरा जो है वो क्या है? बाल मजदूरी। किसी कारखाने जो होते हैं, खदान होते हैं, ये रेलवे बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी को रोकने के अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें से बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, पेंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। यहाँ पर कुछ करने के लिए कहता है कि क्या आपको अपने प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी क्या पता है? आपको पता है? अगर नहीं तो आप पता करने के लिए कहता है और आप जो है कोशिश करिए कि क्या न्यूनतम जो है मजदूरी बच्चों को मिल रही है, ये सारे जो हैं कैसे काम करते हैं, इन सारी बातों को यहाँ पर देखिए क्या आप पहुँचे, क्या समझे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम एक लंबा पत्र या शोषण के खिलाफ अधिकार की उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत के लिए अर्जी लिखिए। आप जो है शोषण के खिलाफ उल्लंघन हो रहा है आपके जो हैं जैसे महिला के खिलाफ जो है ज़्यादातर क्या होता है? देह व्यापार हो रहा है तो ये शोषण हो रहा है। क्या उनके साथ शोषण हो रहा है? बाल मजदूरी मतलब शोषण हो रहा है। इन सारे बातों को उजागर करते हुए आप अदालत में कह सकते हैं कि ये क्या है? आप जो है बच्चों के और महिलाओं के और जो भी काम कर रहे हैं मजदूर, उनके खिलाफ इन बारे में आप बताएंगे कि यह जो है शोषण के अधिकार का जो है वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। शोषण के खिलाफ जो है अधिकार का जो पर यहाँ पर उल्लंघन है। आप इन अधिकार को गैर कानूनी साबित किए हुए हैं तब पर भी ये अधिकार का जो है काम जो है हो रहे हैं। तो इन सारे बातों को आप जो है आप जो है न्यायालय में कह सकते हैं और न्यायालय में एक पत्र लिखकर बता सकते हैं। ये जो है गैर कानूनी जो साबित किए गए हैं 3 जो है मुख्य रूप से गैर कानूनी बुराइयां जो हैं संविधान में खास तौर पर जिक्र किया गया है। अवैध व्यापार जो है जैसे कि देह व्यापार हो गया, ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये शिकार होता है। दूसरा आपका जो है बेगार हो गया, तीसरा जो है बाल मजदूरी हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कोर्ट के दिए भी गए हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वालों ने कहा कि शालीम जिले के गाँव के 7
से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के तिरुचूर जिले के ओलूर में बेचा गया है और आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कराने का आदेश दे। दूसरा, कर्नाटक के होमपेट, मांडूर और इलाके में लौह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे से काम कराया जा रहा है। बच्चे से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और काटाई का काम किया जा रहा है। और उनको ना तो सुरक्षा के लिए उपकरण दिए जाते हैं, ना मजदूरी और ना ही उनके काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल, जो मानक स्तर की काफ़ी अधिक है, भी उनके आँख, नाक, कान में जाती रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफ़ी ऊंची है। ये मई 25 है, अप्रैल में। देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने के क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गई है। लड़कों की संख्या का अनुपात 3:31 बना हुआ है। लड़कों की संख्या कितना? 31 है। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चों के साथ शोषण का किस प्रकार से विरोध करने के लिए हाईकोर्ट में आप दलील देते हैं कि ये काम ऐसे किए जा रहे हैं। आप सरकार को इस तथ्य से जो भी तथ्य है, इन तथ्यों से सरकार को सुझाव दें और सरकार को इन बातों पर ध्यान आकर्षित करने को कहें। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। शोषण के खिलाफ अधिकार आपने पढ़ा, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा और समानता के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया और अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। यहाँ पर क्या है? शासन के बीच के जो मामले हैं उसको देखेंगे, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को अधिकाधिक धर्म की मान्यता नहीं होती। यहाँ पर क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन का क्या मतलब है? जहाँ पर किसी भी धर्म को अधिकाधिक धर्म की मान्यता नहीं होती। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये नहीं माना जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है, सभी को एक समान से देखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। देखिए, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाजों का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसको धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है और अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, औरतों को कमतर मानने और औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म
धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या है? किसी एक धर्म का आप जो है पक्ष लीजिए और उसे विशेष अधिकार दीजिए, ये नहीं है। ना कि ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उनके जो है उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। सरकारी शैक्षणिक स्थान है, वहाँ पर किसी भी धर्म का आप निर्देश नहीं दे सकते हैं। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप जो है प्रार्थना में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इसके लिए आप मजबूर किसी को नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्या है? तो आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे? बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है और अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है। अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म, संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। पहला है कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। तीसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक पर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा। वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पर जो है उनका अधिकार होगा, वे जो है वो भी रह सकते हैं। उनके जो है अधिकार का भी जो है उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। उनको जो है सारे अधिकार दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक स्थान जो है स्थापित करने का अधिकार है, चलाने का अधिकार है और जो है किसी सरकारी या जो है गैर सरकारी जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जो है धर्म या भाषा के अधिकार पर जो है आप उसको दाखिला लेने से नहीं रोक सकते हैं और विशिष्ट जो है भाषा संस्कृति वाले समूह जो है उनकी भाषा और संस्कृति को बचाने का अपने अधिकार रखते हैं। अब देखिए हमें ये अधिकार कैसे मिल सकता है। देखिए अब क्या है, तो यदि अधिकार गारंटी की तरह है, ये क्या गारंटी है, अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम की नहीं है अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने का उपाय है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। यहाँ पर आप आपको जो भी अधिकार मिला है उसे आप लागू कराएंगे, इसे क्या बोलते हैं, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है और यह जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है और यह जो है पांचों जो आप अभी अधिकार पढ़े हैं उनको प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नागरिक या कोई संस्थान या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है।
रही है हो, पर जब इसमें जो है इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान की आत्मा या हृदय का, बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। डॉक्टर किसको बोलते हैं कि ये जो है संविधान की आत्मा है, या जो है इसको हृदय कहा है। आत्मा और हृदय किसको कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, मौलिक अधिकार में संवैधानिक जो उपचार के अधिकार हैं उसको क्या बोले हैं? ये बोले हैं आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यहाँ पर अगर कोई भी हो रहा है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और यह निदान जो है पा सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी और गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। क्या है? मौलिक अधिकार किससे है? विधायिका से भी ऊपर है, कार्यपालिका से भी है, सरकार द्वारा जो गठित है किसी भी अन्य प्राधिकारी गतिविधि है, उन सारे फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, और मौलिक अधिकार का अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। उसके खिलाफ जो है आप कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून आप नहीं बना सकते, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते, नहीं किया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। और इसमें अगर जो है विधायिका के साथ मौलिक जो है और कार्यपालिका, ये सारे जो है अगर इन फैसलों का और इन मौलिक अधिकारों का अगर हनन कर रहे हैं तो वो जो भी काम कर रहे हैं तो वो फैसला क्या हो जाएगा? वो सारे के सारे, अगर कार्यपालिका और विधायिका के साथ जो विधायिका फैसला लेती है तो वो सारे जो, अगर ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है इसमें, तो वो फैसला क्या होगा, या वो जो काम होगा वो अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। जो भी उनके द्वारा नीतियों में फैसले, राष्ट्रीयकृत बैंक है, बिजली है, जो भी गठित संस्थान हैं उनके फैसले को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामलों में दखल दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू करने या निर्देश देने या आदेश देने या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। क्या? सरकार और संसद से न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ ज़रूरी है हो वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में कोई भी जो है पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब जो है अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। अगर कोई भी सामाजिक हो, सार्वजनिक हो, तो ऐसे अधिकारों को जनहित याचिका PIL दायर कर सकते हैं, और ये जनहित याचिका उसको बोलते हैं, और यह जो है इस माध्यम से आप जा सकते हैं। इसमें जो कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए। आप पोस्ट कार्ड से भी जो है जज का नाम लिख देंगे और यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच में इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुँची है तो वे मामलों में विचार करने के लिए
स्वीकार कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ करने के लिए भी कहता है, अपने जो है राज्य में मानवाधिकार आयोग है, इसकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। उल्लंघन हो रहा है तो आप ज्ञात करेंगे कि मामला जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक आवेदन लिख सकते हैं। यहाँ पर मानवाधिकार के बारे में पढ़ेंगे भी, और उससे पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ बातें हैं इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इन खबरों को पढ़ने के लिए और इन खबरों को पढ़िए और प्रत्येक में जिस अधिकार की चर्चा है उसकी पहचान करिए। देखिए, शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए अलग संगठन बनाने के प्रमुख को ठुकरा दिया गया। सरकार को यह चेतावनी दी गई कि सिख समुदाय अपने धार्मिक मामलों में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जून 2005 की है। यहाँ पर देखिए जो है कोई भी जो है अपना धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म मान सकता है। संगठन जो है वो प्रस्ताव जो है यहाँ पर बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है ये कहा गया कि धार्मिक यहाँ पर दखलंदाजी नहीं कर सकता है सरकार, वह अपना धर्म है वो अपना काम करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षण को गैरकानूनी करार दिया। जनवरी 2005। यहाँ पर देखिए सबके अधिकारों का यहाँ पर बात है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। ये खाली जो है सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ना हो, इसके लिए जो है ये कानून को यहाँ पर रद्द किया गया। राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया। ईसाई नेताओं का कहना है कि इस विधेयक के अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। देखिए, अल्पसंख्यक कानून जो है सरकार द्वारा जो है धर्म परिवर्तन का कानून बनाने का फैसला यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि किसी को भी अपने जो है स्वतंत्रता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके विचार पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्या आपने ऊपर बने न्यूज़ कोलाज पर ध्यान दिया? इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति जो है बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरह जो है मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। कब? तो 1993 में मानवाधिकार आयोग बनाया गया। यह जो मानवाधिकार आयोग का गठन जो 1993 में बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है, और यह जो न्यायपालिका की तरह ही जो है मानवाधिकार आयोग सरकार से स्वतंत्र है। आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। इसमें अदालती फैसले नहीं दे सकते या बोझ नहीं है। सो यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह जो है देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की
और से अदालतों में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है और किसी भी अदालत की तरह यह जस्मदी गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पते पर आप भेज सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग GPO कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली 11/00/23 आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है, ना फॉर्म और ना ही कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ही 26 राज्यों 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में, मतलब 26 राज्य 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानव अधिकार आयोग हैं। और यहाँ अधिक जानकारी यहाँ पर NHRC.nic.in www में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए अधिकारों का बढ़ता दायरा क्या है। तो हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व की चर्चा की थी और इस अध्याय में ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों के मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है कि मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकार का दायरा बढ़ता गया। समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का विस्तार है। उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास किया। सूचना का अधिकार देने के लिए कानून पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार की तरह है और है कि सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भेजने के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं हैं। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संपत्ति रखने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी, और उन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव तथा भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। आगे है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हम समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। हमारे हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पहला, निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। क्या यह है निजता का अधिकार। अब है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार।
अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँच के अधिकार, किसी को भी अपर्याप्त चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए ज़रूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकारों को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सारे अधिकार जो हैं भारत में भी लागू होने की संभावना है और जो है ये अधिकार जो है संवैधानिक रूप से दिए भी गए हैं और जो है बात जो है इन सारे बातों को जो है संविधान और संवैधानिक रूप का जो भी बात है वो देखा भी जाता है कि आपका जो है निजता का अधिकार तो नहीं हो रहा है, आपके जो हैं स्वास्थ्य और जो भी जीने का अधिकार है उनका उल्लंघन तो नहीं है। ये सारे जो हैं संवैधानिक अधिकार है प्राप्त। अब है कि यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इनसे सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल क्या है? तो काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने अपनी जीविका का उपार्जन करने का अधिकार है। काम करने को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम। शिक्षा का अधिकार, मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, एक समान पहुँच। ये सारे अधिकार जो हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है प्रतिज्ञा पत्र में जो है लिए गए हैं। भारतीय संविधान में ये सीधे रूप से नहीं है, लेकिन आप जो है इस रूप को मानवाधिकार के रूप में आप इसको देखते हैं और इसको शामिल किए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दावली है। प्रतिज्ञा पत्र नियमों और सिद्धांतों के कायम रखने का व्यक्ति समूह या दोनों का समूह या देशों का वायदा। जो यहाँ पर है सिद्धांत ऐसे कायम रखेंगे, इसमें व्यक्ति, समूह और देश जो होंगे इन वायदों को वायदा होगा। और यहाँ जो है प्रतिज्ञा आप लेते हैं कि ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले जो है वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, सभी नागरिकों को समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग है। दलित क्या है? तो ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्द का उपयोग किया जाता है। जातीय समूह, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल, एक सम्यक वंश हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। समन, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। रीट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपने पढ़ा। आपका जो है ये अधिकार है, क्या अधिकार है, आपने 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। लोकतांत्रिक अधिकार में आपका कौन कौन से अधिकार आपको सर्वोच्च और आपको जीवन जीने के लिए जो है एक नया और एक जो है कुशल समाज देता है और आप उस समाज में रहकर अपना आप जीवन यापन करते हैं। तो ये आपको कैसा लगा सीरीज? पॉलिटी यहाँ पर आपका समाप्त होता है 9th का। आगे हम पढ़ेंगे जो है 10th का पॉलिटी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जो है क्लास 10th के पॉलिटी में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।